नेपाल की राजधानी काठमांडू में सोशल मीडिया पर बैन के बाद प्रदर्शन, युवाओं का विरोध प्रदर्शन जारी। प्रदर्शन कर रहे युवाओं और पुलिस के बीच झड़प में कम से कम 19 लोगों की मौत हुई है। दरअसल नेपाल सरकार ने बीते सप्ताह 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाया था। इनमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे चर्चित सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म शामिल हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध के बाद युवाओं ने विरोध जताया। सोमवार को गृह मंत्री के पद से इस्तीफा देने वाले रमेश लेखक और संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग के घर तोड़फोड़ और आगजनी हुई है। इस बीच सरकार में इस्तीफे का सिलसिला शुरू हो गया। गृह मंत्री रमेश लेखक के बाद मंगलवार को कृषि मंत्री रामनाथ अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया। स्वास्थ्य मंत्री प्रदीप पोडेल के भी रिजाइन की खबरें हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में सरकार में बने रहने का कोई मतलब नहीं। नेपाली कांग्रेस के महासचिव गगन थापा ने भी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद से इस्तीफा देने की घोषणा की। भारी दबाव के बीच नेपाल में गठबंधन सरकार टूटने का खतरा बढ़ गया है। तो सोशल मीडिया पर बैन लगाया गया, जिसमें इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक जैसे तमाम ऐसे सोशल मीडिया थे जिस पर बैन लगा दिया गया था। उसके बाद युवाओं का आक्रोश फूट पड़ा और नेपाल के अंदर जमकर आगजनी, पथराव और पुलिस के साथ टकराव भी देखने को मिला। गोलियां भी चली, 20 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए। ऐसे में सरकार बैकफुट पर आई। गृह मंत्री को इस्तीफा देना और कहा जा रहा है कि कई मंत्रियों का इस्तीफा जो है वो अब सामने आ गया है। और ऐसे में अब सरकार पर खतरा मंडरा रहा है। हो सकता है नेपाल के अंदर सरकार भी कभी भी गिर सकती है। तो युवाओं का प्रदर्शन 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखने को मिला। सब पे जो युवाओं का प्रदर्शन है, सब 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो प्रतिबंध लगाया गया था। हमारे साथ डॉक्टर ब्रह्मदीप जी जुड़ चुके हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। ब्रह्मदीप जी, स्वागत है आपका एशियन न्यूज़ में। ब्रह्मदीप जी, 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाया गया, जिसके बाद काठमांडू कहे या फिर पूरे नेपाल में जो है युवाओं का आक्रोश फूट पड़ा, सड़कों पर दिखे, संसद घेर दी। अब इस्तीफों का दौर जारी है। मतलब ये थोड़ा समझना पड़ेगा, क्या सिर्फ 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने का ही असर था या कुछ और भी था इसके पीछे? लेकिन वैसे बात यह है कि सरकार यह प्रचारित कर रही है कि 26 जो सोशल मीडिया का उन पर प्रतिबंध लगाने का ये विरोध है। जो युवा है वो उन्होंने देखा है कि उनकी आवाज को बाधित किया जा रहा है, उनके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित किया जा रहा है, मुझे सरकार का कदम को बाधित किया जा रहा है। सरकार और आंदोलन का सहयोग आवाज सही नहीं आ रही है। हम एक बार फिर से कहेंगे पीसीआर से कि जरा ब्रह्मदीप जी की आवाज सही नहीं आ रही और उसको सही कराया जाए। तो नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन एक सवाल भी है कि क्या सोशल मीडिया बैन को लेकर ही ये पूरा प्रदर्शन है या इसके पीछे की कहानी कुछ और भी है, कुछ और भी पटकथा है, ये भी समझना होगा। सोमवार के हुए हिंसक प्रदर्शन में 21 लोगों की मौत हो गई, 350 से अधिक लोग जो है वो घायल हैं, बताए जा रहे हैं, उससे अधिक लोग घायल हैं। नेपाल में हालात की गंभीरता को अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसका असर सियासी गलियारों में देखने को मिल रहा है। नेपाल के गृह मंत्री पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। अब कृषि मंत्री रामनाथ अधिकारी ने भी अपना पद छोड़ दिया है। बवाल को देखते हुए नेपाल के 3 जिलों में मंगलवार भी कर्फ्यू जारी है। राजधानी काठमांडू, ललितपुर और भक्तापुर में प्रशासन ने एहतियातन कर्फ्यू लगा रखा है। कर्फ्यू अगले आदेश तक जारी रहेगा।
हालात को देखते हुए राजधानी काठमांडू में रिंग रोड, बालकुमारी ब्रिज, कोटेश्वर, सीनामंगल, गौशाला, छाबा हिल, ऐसे कई जो जगह हैं वो प्रतिबंधित हैं, इलाके जो हैं ये सब प्रतिबंधित हैं। लेकिन कई सारे सवाल अब उठ रहे हैं, क्योंकि अगर बात की जाए तो भारत भी नेपाल की कई सीमा को साझा करता है नेपाल से, तो वहाँ पर भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। उन सीमाओं को भी एकदम उस पर भी पैनी नज़र रखी जा रही है। और अब काठमांडू नेपाल सरकार पर भी अब संकट मंडराने लगा है, लगातार इस्तीफे का दौर भी जारी है। देश के 15वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए संसद भवन में वोटिंग शुरू हो चुकी है, जो शाम 5 बजे तक चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला वोट डाला। आज ही शाम तक परिणाम भी घोषित कर दिया जाएगा। 6 बजे तक उपराष्ट्रपति चुनाव में सीधी टक्कर एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और विपक्ष के उम्मीदवार वी सुदर्शन रेड्डी के बीच है। So there are 4 sets of nomination papers. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर आयोजित बीजेपी की कार्यशाला में हिस्सा लिया। इस दौरान पीएम मोदी आगे की सीट पर न बैठकर आम सांसद की तरह सबसे पिछली पंक्ति में बैठे। पीएम मोदी के इस सादगी भरे अंदाज को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने इस दृश्य को प्रधानमंत्री की इस विनम्रता, सहजता और समर्पण को जनप्रतिनिधियों के लिए अनुपम प्रेरणा बताया। उत्तर प्रदेश के ललितपुर लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए, जहां राजकीय बालिका इंटर कॉलेज तालबेहट के प्रधानाचार्य को सम्मानित किया गया। वहीं उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय की ओर से किए गए नवाचारों और अनुकरणीय कार्य की सराहना भी की। बता दें कि राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में स्मार्ट क्लास संचालन और अत्यधिक छात्रांकन के लिए सीएम योगी ने सौगात दी और कहा कि डिजिटल तकनीक से जुड़े संसाधनों से विद्यार्थियों को शैक्षिक विकास होगा। जो है कॉलेजेस में स्मार्ट क्लास का संचालन, इसके उसमें ये उत्तर प्रदेश शासन द्वारा ये अवार्ड दिया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश में 5 शिक्षकों का चयन हुआ था। आपका उत्तर प्रदेश में चयन हुआ है यहाँ पे मंडल से, और जनपद ललितपुर में आप जीटीआईसी में प्रिंसिपल हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? आपको पुरस्कृत किया गया मुख्यमंत्री से। ये इसका वर्णन तो हम शब्दों में कर नहीं सकते हैं, क्योंकि इसकी तो उम्मीद भी नहीं थी जो हमें अचीव हुआ है, और इसमें श्रेय हमारे स्टाफ और जनपद का मुख्य श्रेय जाता है हमारे अधिकारीगणों का, जिन्होंने हमें इस लायक समझा और हमें सम्मान दिया। और हमारे विद्यालय का आगे प्रयास करेंगे कि विद्यालय हमारा और प्रगति की ओर अग्रसर हो, जिससे हमारे अध्यापक भी इससे प्रेरणा लें कि आगे वो भी इस लाइन में लगें और वो उनको भी इस तरह के सम्मान प्राप्त हो सके। राजधानी भोपाल में देर रात गणेश प्रतिमा पर पथराव के बाद अब हालात पूरी तरह से सामान्य हो गए हैं। पथराव की घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं हमारे संवाददाता ने इलाके में पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बार फिर से गंगा जमुनी तहजीब को झटका लगा है, और झटका इस बात को लेकर लगा है, जब गणेश प्रतिमा विसर्जन हो रहा था उस दौरान प्रतिमा पर पथराव किया गया, और पथराव के बाद इलाके में फोर्स जो है वो तैनात कर दी गई है। सीधे तौर पर काफ़ी तनाव की स्थिति देखने को मिली देर रात, और उसके बाद स्थितियों को सुधारने के लिए फोर्स जो है वो तैनात की गई है। और जिस तरीके से इस पूरे इलाके में फिलहाल माहौल जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से व्यवस्थित है और तमाम सारी व्यवस्थाओं पर काबू पा लिया गया है। किसी भी प्रकार से
अनकंट्रोल स्थिति नहीं है, कंट्रोल पूरा कर लिया गया है। लेकिन पुलिस बल तैनात किया गया है जिनके पास तमाम सारे उपकरण, तमाम सारी व्यवस्थाएं जो हैं, उनके साथ में यहाँ पर पुलिस व्यवस्था जो है वो तैनात की गई है, ताकि जो उन्मादी व्यक्ति हैं, जो जिस तरीके से असामाजिक तत्व हैं, वो एक बार फिर से हावी ना हो और इस तरीके की घटना जो है उसकी पुनरावृत्ति ना हो, उसको लेकर तमाम सारी सुरक्षा यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों के माध्यम से बरती जा रही है। और अगर जिला पुलिस की बात करें तो जिला पुलिस लगातार इस बात को सुनिश्चित कर रही है किसी प्रकार से इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, उस पर हंगामा और तनाव जैसी स्थितियाँ निर्मित ना हो, उसको लेकर तमाम सारे प्रयास जो है स्थानीय पुलिस की तरफ से किए जा रहे हैं। हालांकि अभी स्थिति सामान्य है और किसी भी प्रकार से कोई भी व्यवस्था जो है वो गड़बड़ ना हो, उसके लिए तमाम सारे पुलिस बल तैनात इलाके में किया गया है। पूरा मामला जो है वो फिलहाल राजधानी भोपाल के गौतम नगर थाना इलाके का है और इस पूरे मामले पर फिलहाल पुलिस का पूरी तरीके से कंट्रोल है। कैमरा पर्सन इमरान के साथ दुष्यंत पारासर, एशियन न्यूज, भोपाल। उत्तराखंड के देहरादून में 15 सितंबर से शुरू होने जा रही हेलीकॉप्टर से दूसरे फेज की केदारनाथ यात्रा महंगी होने जा रही है। बता दें कि उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने हेलीकॉप्टर टिकट के किराए में 49% इजाफा करने का फैसला किया। उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी के सीईओ आशीष चौहान का कहना है कि डीजीसीए के मानक के मुताबिक एक कंट्रोल रूम को स्थापित किया जाना है। साथ ही 8 घंटे की फ्लाइंग अब केवल 7 घंटे की होगी। ऐसे में कई मानकों को ध्यान में रखते हुए हेलीकॉप्टर के किराए को बढ़ाने का फैसला किया गया है। जब आपका 30% शटल ऑपरेशन या सॉटीज़ आपकी जब कम होंगी तो उस कंडीशन में जो उनके इकोनॉमिक लॉसेस हैं वो कहीं ना कहीं ऑपरेशंस को वायबल बनाने में उनके लिए इश्यूज़ आ सकते हैं। तो वही एक बेसिक रीज़न है, जिस रीज़न से कंपेलिंग रीज़न है, जिस रीज़न से थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है। कितना इंक्रीज है? 49% के आसपास का इंक्रीमेंट है, जो कि जैसे पहले के टिकट्स जो थे वो 6000 और 8000 के, और अभी के जो टिकट्स हैं वो 8500 और 12,000 के आसपास में।